हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद संजय पांडे सर। मैं संजय पांडे। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन मींस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बेटा हमारा साइंस यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है क्लास 10th की। तो पहला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम बेटा पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे आपको कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर हमारे रासायनिक अभिक्रिया के क्या भाग होते हैं। इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे पूरा एक ब्रीफली, एक उसको पूरा एक मींस इंटायर एक्सप्लेनेशन इसका हम देखेंगे। अब जैसे इसमें मान लीजिए बेटा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहला टॉपिक जैसे हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मींस केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो बेटा जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, अगर उसमें हम कोई भी चीज मिलाएं और कोई नया पदार्थ बन जाता है, नए गुणों वाला पदार्थ बन जाए, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हमारे यहाँ घरों में किचन में जो खाना बनता है, असल में वो एक केमिकल रिएक्शन ही हो रही होती है कि हमने ये चीजें मिलाई और ये बन गया, ये केमिकल रिएक्शन ही तो है। तो बेटा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया मींस केमिकल रिएक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो असल में होता क्या है बेटा, इसमें हम कुछ पदार्थों को मिलाते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ पदार्थ मिला दिए और उनसे एक नया पदार्थ बन गया, मींस हमने यहाँ पर दो पदार्थ जैसे मिला दिए और हमें मिलाकर कोई एक पदार्थ बना जो कि नया है, नए गुणों वाला है। नए गुणों वाला एक पदार्थ प्राप्त हुआ तो इसे हम बोलते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अब जैसे जो पदार्थ हम मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ए और बी को मिलाया और हमें कोई सी प्राप्त हुआ, तो ऐसे में जो हम ए और बी को मिलाते हैं उन पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक मींस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमने अभिकारक मिलाए, रिएक्टेंट मिलाया और हमें जो प्राप्त हुआ है वो है उत्पाद। मींस ये जो सी है हमें उत्पाद प्राप्त हुआ, यानी एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। कंपनी जो बनाती है ना बेटा, पहले जिनको चीजों को मिलाती है कच्ची सामग्री और जो बनाती है उसे कहती है हमारा प्रोडक्ट है। उसी तरह से यहाँ पर बेटा अभिकारक, जो हम चीजें मिलाते हैं उसे अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनाते हैं उसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए Zn प्लस H2SO4, इन्हें मिलाया जाए और ये बन जाए ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाए, तो ऐसे में बेटा ये जो हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया है, इनसे बना है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे में जो हमने जिंक सल्फेट बना दिया, ये एक प्रोडक्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस एक प्रोडक्ट हो गया। मीन जिन्हें हमने मिलाया था वो हमारे अभिकारक थे और जो हमने बनाया है वो हमारा उत्पाद है, मींस प्रोडक्ट है। तो इस तरह से बेटा हम अभिकारक और उत्पाद की पहचान करते हैं। असल में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कई प्रकार की चीजें होती हैं, रंग बदल सकता है उनका, पदार्थों का, जैसे हमने मिलाया उसका कलर कुछ और आ जाए, रंग बदल जाए, या फिर उनकी प्रकृति चेंज हो जाए, या उनके और क्या बोलते हैं, मान लीजिए उनका तापमान बदल जाए। ऐसे में इन्हें हम बोलते हैं कि उनकी रासायनिक अभिक्रिया में चेंजेस हो गए हैं, यानी उनके पदार्थ के उत्पाद के गुण बदल गए हैं। तो इस तरह से बेटा नए पदार्थ जो मिलेंगे वो नए गुणों वाले होंगे। तो नेक्स्ट बेटा इसके आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, इनको लिखने का तरीका। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका यानी ढंग, किस तरह से लिखा जाता है इनको। अब जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का बेटा एक तरीका है शब्द समीकरण, इसे हम बोलते हैं शब्द समीकरण। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था बेटा शब्द समीकरण के लिए मैंने कहा था जिंक ले रहे हैं हम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और हमने इससे बनाया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस हमने बनाई, ठीक। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये शब्द रूप में लिखा हुआ बेटा, तो इसको हम बोलते हैं शब्द समीकरण, यानी समीकरण का शब्द रूप है ये।
अगर इसी को हमें फॉर्मूला यानी सूत्र रूप में लिखना हो, सूत्र रूप में, जिसके बारे में आप ज्यादातर पढ़ोगे सूत्र रूप, तो जिंक को हम कहते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो ये बेटा जो है हमारा ये सूत्र समीकरण हो गया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का सूत्र रूप यानी सूत्र समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को बेटा इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में अब आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं और इन्हें कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बेटा जैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जैसे मान लीजिए हमें एक अभिक्रिया दे दी गई H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये तो हमारी जानी पहचानी अभिक्रिया बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाइए और वाटर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन किसी भी हम क्वांटिटी में नहीं लेकर बना सकते ना बेटा, उसकी एक स्पेशल कुछ क्वांटिटी कुछ रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे बनाते हैं। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O जो हमारा रिएक्शन दिया हुआ है ये बैलेंस नहीं है, इसे बेटा हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्याओं को हमें बैलेंस करना है। अब जैसे बेटा हमें ऑक्सीजन यहाँ कितनी दी है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन कितना दिया बेटा 2, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे आगे एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई हमें दिया हो एक पदार्थ उसके नाम के हम यहाँ पर कोई नंबर अपनी तरफ से नहीं लगा सकते बाद में, या फिर पीछे नहीं लगा सकते। हम जो भी नंबर लिखेंगे आगे ही लिख सकते हैं बेटा। हम नीचे यहाँ पर या फिर जैसे यहाँ पे O2 है तो हम यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 नहीं लिख सकते, ये H2O2 कोई दूसरा पदार्थ बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, हम यहाँ नहीं रख सकते। हम आगे ही कोई नंबर लिख सकते हैं, मींस कुछ लाए हैं तो सबको मिलेगा, यानी 2 लाए हैं तो सभी को मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था तो हमारे पास एक ऑक्सीजन था, हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो ऑक्सीजन हमारे 2 बन गए। लेकिन हाइड्रोजन भी तो बढ़ गया बेटा, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन के लिए हम आगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 2 जा 4, तो हमारे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2 1 जा 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारी रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो गई। उसी तरह से मान लीजिए अगर हमें ये दिया जाए H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब यहाँ बताइए बेटा क्या होगा, यहाँ Cl कितने हैं 2 हैं, तो हमने यहाँ Cl के आगे 2 लिख दिया। अब H कितने हैं बेटा 2 हैं, तो 2 1 जा 2H, ये अपने आप ही बैलेंस हो गया हमारा H। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें हम नंबर लिखकर बैलेंस करेंगे सभी में, और कुछ में क्या होता है बेटा हमारा एक में लिखने पर बैलेंस हो जाता है। जैसे ये हमारी रिएक्शन H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमारी रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। इसका बेटा जब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा एक पूरा एक बढ़िया फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी फिलहाल हम लोग एक सिर्फ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ब्रीफली कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग छोटा छोटा सा एक रिएक्शन लेकर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है बेटा उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, इसके नाम बहुत सारे होता है, नाम भी हमें याद रखने क्योंकि एग्जाम में नाम बदलकर हमसे पूछ लिया जाता है। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहकर हमसे पूछ सकता है, संयोजन कह दे, योगात्मक कह दे अभिक्रिया। तो हमें इनके नाम भी ध्यान रखने, एग्जाम में यही तो होता है बेटा, हम क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं लेकिन वहां क्वेश्चन का वर्डिंग चेंज हो जाती है और हमें लगता है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस नाम चेंज किया हुआ है, दूसरे नामों का यूज किया गया। तो संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा बेटा कि सिंपल है, नाम के अकॉर्डिंग है योगात्मक। योग माने क्या होता है बेटा प्लस, योग करना जोड़ना, योग माने प्लस करना। संयोजन माने किसी को मिला देना यानी कि जोड़ देना। तो यहाँ पर हमारे कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे जिनको मिलाकर हम एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि अभिकारक हमारे जो है, हमारे अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। उत्पाद जो होगा बेटा वो एक होगा। उत्पाद हमारा याद रखिए एकल, एक उत्पाद बनता है, इसे हम बोलते हैं संयोजन यानी योगात्मक अभिक्रिया। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा था ना H2 प्लस Cl2 gives 2HCl।
तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अभिकारक है और यहाँ पे उत्पाद हमारा एक बना हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये एक हमारा संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा जैसे C+O2 gives CO2 प्लस प्रकाश एवं ऊष्मा। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, C यानी कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, जब इनका हम दहन कराते हैं, इनको जलाते हैं ऑक्सीजन के हिसाब से कोई चीज जलेगी बेटा, ऑक्सीजन की सहायता से जलती है वायु। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा होता है और कहीं कहीं वायु भी लिख दिया जाता है, वायु में ऑक्सीजन की मेन हमें चाहिए इनको जलाने के लिए। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, प्लस प्रकाश एवं ऊष्मा मिल रही है। आपने सुना बेटा कोयले को जलाओ तो उससे प्रकाश भी होता है प्लस हमें ऊष्मा भी मिलती है, लकड़ी जलाएंगे प्रकाश भी होगा प्लस ऊष्मा भी मिलेगी, तो यहाँ से हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्राप्त होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में आपने एक बात ये भी देख ली कि यहाँ से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी ये अभिक्रिया हमें ऊष्मा देती है। तो यहाँ से बेटा एक हमारा टॉपिक बन जाता है जिसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया बेटा, ऊष्मा तो आप जानते हैं हीट, और क्षेपी मींस फेंकना, बाहर निकालना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकाली जाए, ऊष्मा बाहर निकाली जाए उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल तो बेटा ये हो गया ना कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इनका दहन किया तो CO2 प्लस प्रकाश एवं ऊष्मा, तो ऊष्मा निकल रही है बेटा, तो इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे इसका एक दूसरा अपोजिट वर्जन। अब जैसे आप श्वसन यानी सांस जो लेते हैं, सांस लेना भी तो एक ऊष्माक्षेपी है। जब आप सांस अंदर लेते हो गर्म नहीं लगता, लेकिन जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, यानी कि जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वहां पर ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है। नेक्स्ट बेटा अगला बात करते हैं संयोजन के बाद। संयोजन के बाद हमारी सेकेंड अभिक्रिया है वियोजन, यानी इसे भी दूसरा नाम होता है अपघटन। वियोजन या अपघटन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन या फिर अपघटन। अपघटन का मतलब होता है बेटा टूटना, और वियोजन तो संयोजन का ही उल्टा है, इसका मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर टूटेगा, टूटने के लिए बेटा जैसे ये एक मार्कर है, अब मैं इसे तोड़ के दो पार्ट कर सकता हूँ, इसे मैं बोलूंगा टूटना। लेकिन अगर मान लीजिए दो है उसे मैं मिला दूं, मैं कहूँ ये दो टूट गया, तो टूटा नहीं बेटा, ये जुड़ा है, ये संयोजन है। लेकिन अगर एक चीज को तोड़कर दो पार्ट कर दें, इसे हम वियोजन यानी अपघटन बोलते हैं, टूटना बोलते हैं। तो इसमें बेटा कोई एक चीज होगी और वो एक से अधिक पार्ट्स में टूट जाएगी। जैसे यहाँ पर एक ए था और ये टूटकर दो पदार्थ बन गए, ए ब्रेक्स डाउन इनटू टू पार्ट यानी बी एंड सी। तो यहाँ पे ए हमारा अभिकारक है और बी और सी हमारे दोनों उत्पाद हैं। तो यहाँ पर बेटा उल्टा हो गया, अभिकारक एकल है और उत्पाद हमारे दो या दो से अधिक बन रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें बेटा हम लोग मान लीजिए कोई हमें ये गैस दी हुई है NH3 अमोनिया, ये टूटकर बन गई N2 प्लस H2। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे अभी हम लोग इसको। N2 प्लस H2 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैस बन गई, अमोनिया के टूटने से दो गैस बनी है, NH3 से N2 और H2 दो गैस बनी है, यानी दो हमारे उत्पाद बन रहे हैं, अभिकारक एक है। बैलेंस करके देख लेते हैं, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 और 2 सेम टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे इनके नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को दे देंगे उधर, 3 को दे देंगे इधर, तो ऐसा हो। तो ये 2 चला जाएगा इसके आगे और ये 3 आ जाएगा इसके आगे। चेक करो बेटा, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन में देखते हैं, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर देखो बेटा 2 नाइट्रोजन आ गया, तो यानी बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंसिंग भी हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। तो हमारा वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया होती है बेटा कि 2NH3 gives N2 plus 3H2, यानी दो उत्पाद हमें मिल गए, ये हमारी वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया हो गई। अब बेटा किसी चीज को टूटने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता भी पड़ती है। कोई जैसे मान लीजिए मार्कर अपने से टूट जाएगा, इसे मैंने खींचा, पावर लगाई, फोर्स लगाया तो ये टूट गया, अब ये वापस करेंगे जुड़ गया। तो यहाँ पर बेटा हम लोग तोड़ने के लिए किसी रिएक्शन को वियोजन यानी अपघटन करने के लिए चीजों की आवश्यकता होती है। तो वियोजन के यहाँ से बेटा प्रकार बनते हैं, जैसे पहला हो गया ऊष्मीय वियोजन, किसी रिएक्शन में किसी पदार्थ को हम ऊष्मा दें और वो टूट जाए, ऊष्मा दें और वो टूट जाए, इसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन में बेटा ऊष्मा लेता है ना ये,
अतः ये हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा लेने वाले, शोषी माने ग्रहण करने वाले, खींचने वाले, तो ऊष्मा ग्रहण करते हैं, ऊष्मा लेते हैं, तो ऊष्मी वियोजन मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसके अंदर आ जाती है। इसमें ऊष्मा लेता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी बेटा विद्युत वियोजन। अब इसकी बात करें बेटा, अभी विद्युत माने इलेक्ट्रिक, बिजली, करंट, ये विद्युत ऊर्जा को लेता है और तब टूटता है। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत देने पर ये टूटे, उसे हम बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ये विद्युत के कारण टूटेगी। तीसरा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन बेटा प्रकाश की वजह से टूटे, उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश मींस आपने किसी रिएक्शन के ऊपर ये देखा होगा बेटा H लिखा हुआ, या फिर आपने सीधे प्रकाश लिखा हुआ देखा होगा, या सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ देखा होगा। मींस जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, उससे ये प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वो हमारी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण हो जाता है, प्रकाशीय वियोजन हमारा। नेक्स्ट बेटा आगे बात करते हैं इसमें अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला जो प्रकार बेटा वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या है बेटा कि कोई चीज को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह पर कब्जा कर लेना, मींस किसी को हटाकर उसकी जगह हथिया लिया, यही है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए भाई साहब अलग थे, बी और सी साथ में थे। अब ए यहाँ पर आया और बी को भगा दिया, तो यहाँ से बन गया ए और सी, और बी बेचारे अलग अकेले चले गए। तो यही तो है विस्थापन। ए ने आकर बी को भगा दिया, तो यहाँ पर ए और सी साथ है और बी अकेला बेटा, यही है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से उसके अणु को हटाता है, उस तत्व को, एलिमेंट को हटाकर खुद उसकी जगह ग्रहण कर लेगा, तो वो होगा विस्थापन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ए जो है वो बी से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ए बी से कमजोर हुआ तो ये इसे नहीं हटा पाएगा। यानी जो ए की जो सक्रियता है वो अधिक होनी चाहिए, यानी ए हमारा अधिक सक्रिय होना चाहिए इससे बी से, और बी हमारा कम सक्रिय होना चाहिए, कम सक्रिय। अगर बी हमारा अधिक है तो ए को भगा देगा वापस जाओ, लेकिन अगर ए हमारा अधिक सक्रिय है तो बी को कहेगा चलो निकलो, और खुद ए की उसकी बी की जगह ले लेगा ए हमारा, और ये हमारे पदार्थ बन जाता है। जैसे समझने के लिए बेटा आप ये देख सकते हो Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पर Fe जो है बेटा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर आता है, यानी ये Cu से स्ट्रांग है। Fe ऊपर है और Cu नीचे है। Cu वीक है, Fe स्ट्रांग है, तो Fe जब आएगा तो Cu कहेगा चलो निकलो यहाँ से, Cu को भगा देगा क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग मींस इसकी सक्रियता अधिक है, तो ये इसको कम सक्रिय, बेचारे वीक हो गए यहाँ पर, Cu को भगा देगा तो बनाएगा FeSO4 और Cu बेचारे बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से Fe ने CuSO4 में से Cu को विस्थापित किया, हम इसे बोलेंगे बेटा विस्थापित कर दिया, ये Cu बेचारा विस्थापित हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। Cu को विस्थापित कर दिया गया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है हमारी। अब जैसे इसमें मान लीजिए बेटा आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन बेटा ये नीला होता है, के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन होता है। कारण से बताइए कि कॉपर सल्फेट के विलयन यानी जो कि नीला विलयन है, नीले रंग का होता है, इसमें लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? बेटा ये रीजन लिखा हुआ है ना कि कॉपर सल्फेट ये नीले रंग का था,
कॉपर सल्फेट नीले रंग का था। आयरन यानी कि लोहे की कील पे बेटा क्या है, लोहा है, लोहा मींस Fe ने आकर कॉपर को भगा दिया, कॉपर को भगाया खुद बना दिया FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट बेटा क्या है, हरा कलर का है, इसलिए हमें वो हरे रंग का नजर आने लगेगा विलयन, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। वो इस रिएक्शन कार्ड यानी विस्थापन अभिक्रिया कार्ड विस्थापन हो जाता है उसका, यानी वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट बेटा हमारा अगली रिएक्शन आएगी द्विविस्थापन। अगला आएगा बेटा हमारा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन बेटा समझ लो बदले की कहानी। द्विविस्थापन में बदला होगा। बदला कैसे होगा कि मान लीजिए ये ए बी थे और सी डी थे, साथ में खुशी दोनों अपना अलग अलग थे, ए बी और सी डी। ए ने आकर सी को यहां से भगाया, ए ने आकर सी को हटा दिया। अब भाई ए यहां पर आके सी को हटाएगा तो सी अकेले थोड़ी भाग जाएगा, सी भी तो बदला लेगा। तो ए ने आकर सी को हटाया और बना लिया ए डी, ए ने सी को हटाकर बना लिया ए डी। अब बी बेचारा अलग घूम रहा है, सी अलग घूम रहा है, तो सी जाएगा बदला लेने, कहेगा जाओ फिर मैं बी के साथ चला जाता हूं, तो ये चला जाएगा बी और सी साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा सी बी। मींस बेटा ए बी सी डी, तो ए ने सी को हटाकर बी के साथ अपना ग्रुप बनाया और ए डी हो गया। अब C जो है वो B के पास चला जाएगा और CB नाम का एक ग्रुप बना लेगा, मतलब उसने भी बदला ले लिया, विस्थापन किया, तो हम भी विस्थापन करेंगे। इसी को बोलते हैं बेटा द्विविस्थापन। और जब द्विविस्थापन अभिक्रिया आ जाएगी, इसका एग्जांपल जैसे बेटा हम लोग देख सकते हैं अपना Na2SO4 plus BaCl2 gives, आपने पढ़ा NaCl plus BaSO4। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस भी चेक कर लेते हैं बेटा। यहां पर आप देखोगे Cl2 है, आपको Cl1 दिख रहा है, आपको 2 बनाने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। अब Na कितना है 2, तो देखो बेटा 2 1 2 Na बैलेंस हो गया। Ba1 था अपने पास, Ba1 है। SO4 एक ग्रुप है हमारा SO4, तो यहां पर भी SO4 एक ग्रुप है, यानी ये हमारा बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब यहां पर हुआ क्या है बेटा, देखो Na ने जाकर Ba को हटाया, Na ने Ba को हटाया और क्या बनाया, Cl के साथ बैठकर NaCl बना लिया। तो Ba अकेला क्यों घूमेगा, Ba ने जाकर SO4 से ग्रुप बनाया, क्या बनाया BaSO4, यानी 2 बार विस्थापन हुआ है। 2 बार विस्थापन, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब बेटा यहाँ पर आयनों ने अपनी जगह बदली है। मींस यहाँ पर Na एक प्लस का आयन होता है, SO4 माइनस का होता है, Ba हमारा प्लस का आयन होता है और Cl हमारा माइनस का आयन होता है। अब यहाँ पर बेटा जब रिएक्शन हुई तो देखो क्या हुआ, ये जो ग्रुप था Na और SO4, Na आ गया Cl के पास और Ba चला गया SO4 के पास। तो इस तरह से बेटा इनका चेंजेस हुआ है, यानी कि आयनों ने अपनी जगह बदल ली है। तो इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया में असल में बोलते हैं कि ये आयनों का स्थानांतरण होता है। आयनों का स्थानांतरण, आयनों का स्थानांतरण मतलब ट्रांजिशन ऑफ आयंस, ट्रांजिशन ऑफ आयन, आयनों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर ये अपना चले जाते हैं, तो इससे हम बोलते हैं आयनों का स्थानांतरण यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट बेटा हम लोग बहुत बढ़िया रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अगली जो हमारी अभिक्रिया है बेटा ये है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन प्लस अपचयन हो। अब बेटा आपने सुना होगा एक अभिक्रिया का नाम ऑक्सीकरण, सुना होगा, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ये ऑक्सीकृत हो गया। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है उपचयन। बेटा उपचयन का ही एक नाम ऑक्सीकरण भी है, तो नाम भी याद रखिएगा, अपचयन का भी नाम है, उपचयन और ऑक्सीकरण। तो उपचयन और ऑक्सीकरण की बात करें यानी कि अगर कोई अभिक्रिया जिसमें, जैसे मान लीजिए हम उपचयन की बात कर रहे हैं, इसी का नाम हमारा ऑक्सीकरण भी है। अगर किसी अभिक्रिया में 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाए, ऑक्सीजन मतलब कि कोई ऋण आयन की बात हो रही है,
ऑक्सीजन बेटा रिडाइन होता है ना 2 माइनस, तो ऑक्सीजन यानी रिडाइन की वृद्धि हो रही है, यानी इसका योग हो रहा है, ये जुड़ रहा है आकर, तो इसे बोलेंगे हम उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। अगर ऐसा हो कि ये ना हो, ऑक्सीजन की वृद्धि ना हो, कोई रिडाइन ना जुड़े, तब कैसे पता लगाएंगे? तो हम देखेंगे हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी। मींस दो तरीके हैं उपचयन यानी ऑक्सीकरण पता करने के, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, दो रास्ते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, दो तरीके से हम लोग पता करेंगे कि उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा वो हमारा उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, और जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा होगा वो बेटा हमारा दूसरी अभिक्रिया यानी कि अपचयन हो जाएगी। तो फिलहाल उपचयन के बारे में बात करते हैं, जैसे C+O2। आप देखेंगे यहाँ कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन अकेला था, लेकिन जब रिएक्शन हुई और इसके पास ऑक्सीजन आ गया तो ये बना लिया CO2। CO2 मतलब इसके पास दो ऑक्सीजन आ गए, प्लस यहाँ से ऊष्मा वगैरह और प्रकाश निकल जाता है, तो C+O2 gives CO2। इस रिएक्शन में कार्बन पहले अकेला था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ चुका है, तो ये असल में एक उपचयन अभिक्रिया हो गई। मींस एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण में ऑक्सी शब्द तो ऑक्सीजन ही है ना बेटा, और करण शब्द कहीं भी आ जाए याद रखिएगा, करण का मतलब होता है जुड़ना, करण का मतलब जुड़ना। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, क्लोरीनीकरण क्लोरीन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का जुड़ना, ब्रोमीनीकरण ब्रोमीन का जुड़ना, यानी करण का शब्द का मतलब होता है जुड़ना। तो ऑक्सीकरण मींस ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हमारा ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें अपचयन, अपचयन अब क्या कहता है कि या तो इसके पास भी दो रास्ते हैं, या तो आप ऑक्सीजन की ह्रास यानी कमी कर दो, ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास कर दो, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि कर दो। वृद्धि हाइड्रोजन की वृद्धि यानी कि इनका योग कर दो, बढ़ा दो। आप हाइड्रोजन बढ़ाओ तो अपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन निकाल दो कम कर दो तो अपचयन हो जाएगा। मींस इसका जस्ट उल्टा, इन्होंने ऑक्सीजन को जोड़ा था, इन्होंने कहा ऑक्सीजन हटा दो, या हाइड्रोजन को हटाया था, ये कह रहे हाइड्रोजन को जोड़ दो, मींस इसका उल्टा अपोजिट, तो ये हमारी अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। जैसे बेटा मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हम लोग देख लें इसमें अपचयन के लिए, जैसे हमारा N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। यहां पर आप बेटा देखोगे नाइट्रोजन अकेला है, इसके पास कोई नहीं है, नाइट्रोजन अकेला है। अब हाइड्रोजन यहां पर आके जुड़ता है और क्या बनाता है NH3 अमोनिया, तो आप देखोगे ये तो अपचयन हो गया ना बेटा। अपचयन मींस हाइड्रोजन का जुड़ना, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन जुड़ गया तो अपचयन। ओके, तो यहाँ पर अपचयन हो जाता है जब हाइड्रोजन का योग हो, तो ये हमारी अपचयन अभिक्रिया हो जाती है, अपचयन अभिक्रिया। अच्छा बेटा अगर ऐसा क्या हो कि किसी रिएक्शन में ये दोनों ही घटना होने लगे, यानी अगर कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसके अंदर अपचयन भी हो रहा है प्लस ऑक्सीकरण ये भी हो रहा है, तो दोनों रिएक्शन को ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? चलो इसका नाम बनाते हैं। अपचयन को बेटा इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीकरण को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर बेटा आप समझो कि अगर रिडक्शन का हम रेड ले लें, रिडक्शन का ले लें रेड, और ऑक्सीडेशन का ले लें ऑक्स, तो रेड प्लस ऑक्स लाल बेल रेडॉक्स, तो रेड ऑक्स यानी ये हो जाता है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों आ जाए उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आपने सुना है ऑक्सीकरण का एक और नाम है उपचयन, कहां सुना बेटा? ऊपर सुना कि इसका एक और नाम है उपचयन। तो यानी इस रेडॉक्स का भी एक नाम है, इसको हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ये तो नाम के अकॉर्डिंग ही अभिक्रिया का नाम हो जाता है कि उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है तो इसका नाम होगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, रेड ऑक्स रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया बन गई हमारी।
ओके बेटा, तो जब किसी रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो जाए तो इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक एग्जांपल इसका और कर देता हूं रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए। जैसे रेडॉक्स के लिए एक रिएक्शन एग्जांपल अपना देख लेते हैं। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब यहाँ पे आप बेटा देखो, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन था और यहाँ कॉपर के पास Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कॉपर का ऑक्सीजन निकल गया। और जब कॉपर का ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन का निकलना बेटा क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। अब ये हाइड्रोजन अकेला था, इसे देखो ऑक्सीजन मिल गया, यानी ऑक्सीजन मिल गया तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही हो, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। उपचयन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा, आपको आगे चलकर नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ईयर में 11th में आपको एक चैप्टर मिलने वाला है इसके ऊपर, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है, बढ़िया समझना है इसको। अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा इस चैप्टर का वो है संक्षारण। संक्षारण मींस आपने सुना होगा कॉरिजन। कॉरिजन यानी संक्षारण का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जंग लगना। मींस जैसे धातुओं पर जंग लग जाती ना बेटा, लोहे पर आपने पुरानी खिड़की हो घर में, दरवाजा उस पर उंगली से करो तो ब्राउन कलर का लग जाता है निशान, तो जो लाल ब्राउन कलर है वो क्या है? वो बेटा जंग है, जो लोहे पर जंग लगी, असल में वो लोहे को संक्षारित कर दिया गया है। अब संक्षारित कैसे हुआ है बेटा? जैसे मान लीजिए कोई भी धातु हो, धातु, और धातु पर अगर किसी कारणवश उसे कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, किसी धातु को अगर कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन कैसे मिल सकती है बेटा? हवा में ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन है, तो हवा से उसको ऑक्सीजन मिल जाए, या फिर पानी H2O, उसमें भी तो O यानी ऑक्सीजन है, तो उसे पानी से ऑक्सीजन मिल जाए, या फिर कोई ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल H2SO4, HNO3, जहां पर भी ऑक्सीजन है, अगर उसे कहीं से ऑक्सीजन मिलता है, वायुमंडल में हवा से मिल जाए, या फिर हमारे वाटर बारिश में कोई चीज भीग जाए, लोहे की चीज, दरवाजा, खिड़कियां, रेलिंग वगैरह, तो वहां पर उसे कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए तो वो धातु ऑक्सीकृत होकर धातु ऑक्साइड बनाती है। और बस यही इसका नुकसान हो गया, धातु ने ऑक्सीजन लिया और धातु ऑक्साइड बनाया, और धातु ऑक्साइड बनाते ही ये धातु ऑक्सीकृत हो गई, यानी कि यहाँ पर संक्षारण हो गया। और संक्षारण हो गया, इसी को हम बोलते हैं जंग लगना। अब जंग लगना यानी कि लोहे पर आपने देखा होगा लाल भूरा रंग, लोहे पर लाल भूरा रंग जो होता है वो बेटा हमारा संक्षारण यानी जंग लगने का कारण हो गया। चांदी पर आपने देखा होगा मम्मी लोग पायल पहनते हैं, चांदी काली हो जाती है, काली परत जमा हो जाती है, वो हमारी होती है जंग लगना। चांदी पर जंग लग गया, ऑक्सीकृत हो गई काली परत। नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए हम बात करें हमारे कॉपर, तांबा की, तांबे के बर्तन जो होते हैं वो गहरे हरे रंग का, गहरे हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो उसके लिए जंग है, संक्षारण बेटा। तो यानी कि जो धातु है, धातु पर अगर ऑक्सीजन से क्रिया हो जाए, वो धातु ऑक्सीकृत हो जाए यानी ऑक्साइड हो जाए, उसका धातु ऑक्साइड, तो ये संक्षारण हो जाता है, इसी को लोग बोलते हैं जंग लगना। तो धातु पर जंग लगने से धातु का नुकसान ही तो होता है, धातु का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, वो खत्म होने लगती है, उसकी हानि होने लगती है। तो इससे बचने का भी तो कुछ उपाय होना चाहिए ना बेटा, इससे बचने के उपाय क्या है? तो हमारे पास कुछ उपाय हैं, जैसे बचने के लिए भाई हम लोग घरों के दरवाजे पर क्या करेंगे? पेंट लगा देंगे, तो उसे हम पेंट कर सकते हैं, पेंट करके बचा लेंगे, पहला तरीका हो गया। मान लीजिए अब भाई हम लोग हर जगह तो पेंट नहीं कर सकते, पता चला हमारे जो साइकिल है, साइकिल की चेन, उसकी रिंग में अगर मान लीजिए जंग लगने लगे, हमने पेंट कर दिया चेन को, तो चेन चलेगी ही नहीं, साइकिल चलेगी ही नहीं, तो ऐसे में हम पेंट नहीं कर सकते, तो हम ग्रीस,
या स्नेहक का यूज करते हैं। स्नेहक मींस बेटा लुब्रिकेंट्स की बात कर रहे हैं। ग्रीस या स्नेहक इसका यूज करेंगे। ऑयल डाल दिया जाता है लॉक में, तालों में। जब दरवाजे की कुंडी बेटा बहुत चें 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 बजने लगती है तो हम क्या करते हैं, उसमें तेल लगा देते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं, तो इससे भी वो जंग से बचता है और स्मूथ चलने लगता है बिल्कुल बढ़िया से। यशद लेपन हम बेटा ये भी कर सकते हैं। यशद लेपन प्रक्रिया होती है एक धातु पर परत चढ़ाना, धातु पर परत चढ़ाना, धातु पर परत चढ़ाकर। मान लीजिए कि एक धातु है जिस पर जंग लग रहा है, हम उसके ऊपर अगर दूसरी परत चढ़ा दें, धातु की कोई दूसरी परत चढ़ा दे, तो इससे क्या होगा, जो पानी का या ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है वो ऊपर की परत पर पड़ेगा, अंदर की परत सेफ रहेगी। इस तरह से हमारे धातु पर दूसरी परत हम चढ़ा देते हैं। तो ये सब प्रक्रियाओं से बेटा हम धातु को बचा सकते हैं जंग लगने से। अगला जो टॉपिक है बेटा वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत बेटा एक शब्द है विकृत। विकृत मींस होता है बुरा, खराब। अगर किसी चीज में मान लीजिए कुछ बुराई आ जाती है तो बोलते हैं विकृत हो गया है ना। विकृत मानसिकता, जिसकी मानसिकता ही बिगड़ चुकी है उसे विकृत मानसिकता यानी विकृत। और गंधिता मींस बेटा आप गंध जानते हैं, स्मेल, विकृत गंधिता। तो होता क्या है कि जो भी तेल और वसा वाली चीजें होती है, खाने पीने की चीजें, अगर मान लीजिए वो कहीं से ऑक्सीकृत हो जाती है, मींस वायु से, वाटर यानी जल अगर उसमें आ जाए तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे धातु को ऑक्सीजन मिल रहा था तो वो संचारित हो रही थी। खाने पीने की चीजों को जब ऑक्सीजन मिलता है तो कुछ समय के बाद वो विकृत गंधित हो जाती है, वो भी खराब हो जाती है ऑक्सीकृत होने पर। अब इसमें होता क्या बेटा, खाने पीने की चीजों को जब ऑक्सीजन से क्रिया होकर वो ऑक्सीकृत हो जाए तो उसमें होगा क्या, उसका सबसे पहले रंग बदल जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाता है, गंध परिवर्तन हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, उसका स्वाद भी परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपके घर में बढ़िया कुछ खाने की डिश बनी, आप सुबह नहीं खा पाए, दोपहर को नहीं खा पाए, शाम को जब आप खाने बैठे, गर्मी का टाइम, मान लीजिए फ्रिज में रखना भूल गए थे, खराब हो गया, तो जब आप खाने बैठेंगे रंग परिवर्तन आपको जानकारी देगा कि मैं खाना जो है वो खराब हो चुका हूं, आप उसे ना खाएं, रंग परिवर्तित होकर उसे बताएगा कि मैं खराब हो चुका हूं। लेकिन बाई चांस रोशनी कम थी, अंधेरे में खाने बैठ गए, लाइट चली गई, तो ऐसे में क्या हुआ, आपको रंग पर ध्यान नहीं दिया, रंग पे ध्यान नहीं दिया और आपने उसको सोचा कि भाई तो सही है, खाना खराब नहीं हुआ है। नेक्स्ट, गंध परिवर्तन, फिर वो अपनी स्मेल से बताएगा कि मैं खराब हो चुका हूं, मुझे मत खाओ। गंध परिवर्तन, गंध परिवर्तन, मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हो गया, ये भाई जुकाम हो गया, गंध परिवर्तन। अब गंध परिवर्तन, अब स्मेल ही नहीं आ रही है, महक ही नहीं पा रहे, महक का है कि बदबू ही नहीं आ रही, तो जब बदबू नहीं आ रही खाने की तो हमें लगा भाई खाना ठीक है, एक तो लाइट की वजह से दिखा नहीं क्योंकि रोशनी नहीं थी, तो हमें रंग परिवर्तन का नहीं पता चला, तो चलो भाई ये तो चला गया। गंध परिवर्तन, अब जुकाम हो गया है, स्मेल नहीं आ रही है, नाक जाम है, तो गंध परिवर्तन भी नहीं पता चला। अब आखिरी ऑप्शन बचता है स्वाद परिवर्तन। अब उसने कहा भाई अब तो चक्कर देख लो, एक चम्मच खराब हो गया हो तो हटा देना, तो स्वाद परिवर्तन। अब आपने खाया और बाय चांस आपको उसका भी स्वाद समझ नहीं आ रहा, जुकाम बहुत जोरदार हुआ है, बहुत जोरदार सर्दी हो गई, मुंह का स्वाद नहीं आ रहा खाने का कुछ भी, तो ऐसे में आपने स्वाद परिवर्तन पर भी ध्यान नहीं दिया, फिर तो ऊपर वाला मालिक भाई खा लो खाना, तब क्या करेगा, तो पेट में ही पता चलेगा तो ये तो खराब हो गया। तो स्वाद परिवर्तन से भी नहीं पता चला तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसने तीनों तरह से आपको बताया कि भाई मैं खराब हो चुका हूँ, विकृत गंधित हो चुका हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इतना अच्छा खाना बनाया था, उसको बचाएं कैसे, तो इसका बचाव क्या है, खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो हमने कहा था ना बेटा कि उसको फ्रिज में रखना भूल गए थे, तो अगर इसको शीतलन करके यानी ठंडा करके रखा जाए तो शीतलन द्वारा इसको खाने को कुछ समय के लिए तो हम बचा ही सकते हैं। फ्रिज में रख देंगे, आज नहीं तो कल सुबह तक खा लेंगे, भाई ठंडा है, अच्छा है, सही है, थोड़ा ठंडा ही रहेगा ना, खराब तो नहीं होगा। सेकंड, अगर हम वायु रोधी बर्तन का इस्तेमाल करें, वायु रोधी बर्तन यूज करें, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने देखा होगा घरों में अचार बनता है,
अचार खाने का अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ उसे बनाया जाता है तो टाइट पैक करके बर्तन में बर्नियों में रखा जाता है। टाइट पैक क्यों करते हैं? उसमें हवा ना जाए। मम्मी लोग मना कर देती खबरदार उंगली डाला तो गंदे हाथ से। क्यों? क्योंकि बेटा अगर उसमें वायु होती, अगर उसमें कोई भी अशुद्धि बाहर से जाती है या फिर मान लीजिए कोई वायु पहुंचती है, वो खराब हो जाएगा, वो खाना खराब हो जाएगा, अचार खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसे वायु रोधी बर्तन में टाइट पैक करके रखा जाता है। नेक्स्ट, तीसरा तरीका, हम उसे धूप में सुखा कर भी रखते हैं। कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं जिन्हें धूप में सुखाया जाता है, जैसे पापड़ वगैरह बेटा। अब इसको कहाँ टाइट पैक करके रखेंगे हम, तो इसलिए हम लोग क्या करना है, इसको फ्रिज में रखेंगे पापड़ को। तो पापड़ को जब हमारे घरों में होली के टाइम में पापड़ बनाए जाते हैं तो बेटा पापड़ों को धूप में रखकर सुखाया जाता है, और जब कड़क टाइट हो जाते हैं अब उन्हें हम पैक करके रख लेते हैं, क्योंकि वो अब खराब नहीं होंगे, क्योंकि धूप में सुखाकर रखने से वो सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट बेटा अगला है हमारे पास ऑप्शन, आप धूप में भी अगर नहीं सुखा सकते तो एक ऑप्शन होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस भरकर, मींस नाइट्रोजन गैस से कैसे, आपने देखा होगा चिप्स कुरकुरे ये सब जो पैकेट्स आते हैं, हम लोग देखते रहे हुआ इतना बड़ा पैकेट है और जब फाड़ा तो निकला 4 पीस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा कि वो ऑक्सीकृत नहीं होता। नाइट्रोजन गैस बटा ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये ऑक्सीकृत नहीं होने देता और खाने पीने की चीजें सही कड़क कुरकुरी बनी होती हैं। तो ये बेटा हमारे कुछ तरीके होते हैं जिससे हम उसे विकृत गंधित खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। तो बेटा ये हमारा जो एक टॉपिक था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड हमारा इक्वेशन, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को हमने एक संक्षिप्त रूप से आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और ये वीडियो आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट था अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके कई सारे क्वेश्चन जैसे रिएक्शन बैलेंस करना है, इन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड